हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ ग्रेविटेशन। पिछले लेक्चर में मैंने आपको न्यूटन का ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ करवाया था। आज के लेक्चर में हम उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके देन लेट्स स्टार्ट। सी द हेडिंग, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने फर्स्ट एंड सेकंड दो ऑब्जेक्ट रखी है। सपोज द मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज m1 एंड मास ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट इज m2। सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर ऑफ मास इज r। अब ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स है, मैंने आपको अगले लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट 2 है उसके ऊपर ऑब्जेक्ट 1 का ग्रेविटेशन फोर्स लेफ्ट साइड में लगेगा। ओके, और ऑब्जेक्ट 1 है उसके ऊपर ऑब्जेक्ट 2 का एट्रैक्टिव फोर्स राइट साइड में लगेगा। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द सेकंड ऑब्जेक्ट मींस टुवर्ड्स द राइट साइड, और इसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। नाउ दिस इज द सिंबल ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट ड्यू टू सेकंड ऑब्जेक्ट इन वेक्टर फॉर्म। ओके, F is the symbol of force, वेक्टर F, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब हम यहाँ पर 1 लिखते हैं तो इसका मीनिंग क्या हुआ? फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट 1 ड्यू टू ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, और ये जो है फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट 2 ड्यू टू ऑब्जेक्ट 1। तो देखो F12 है, उसका एरो मैंने कौन सी साइड किया है? राइट साइड में। फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर सेकंड का एट्रैक्टिव फोर्स सेकंड की साइड में मींस राइट साइड में लगेगा। सो दिस इज कॉल्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट 1 ड्यू टू ऑब्जेक्ट 2 एंड दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट 2 ड्यू टू 1 मींस फर्स्ट जो नंबर है उसके ऊपर फोर्स आपको लेना है। ठीक है, यहाँ पर ये जो है सिंबल उसका मीनिंग क्या होगा? फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट 2 ड्यू टू ऑब्जेक्ट 1 एंड दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट 1 ड्यू टू सेकंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके, अब हम जो राइट साइड की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में हम पोजीशन वेक्टर या फिर यूनिट वेक्टर ले लेंगे r12। 1 से 2 की साइड में जो वेक्टर है उसको हम क्या सिंबल देंगे? वेक्टर r12। और 2 से 1 की साइड में जो वेक्टर है उसको हम सिंबल देंगे r21। आप लोग देख सकते हो कि फोर्स 12 F12 की डायरेक्शन और R12 की डायरेक्शन सेम है। सिमिलरली द डायरेक्शन ऑफ F21 एंड द डायरेक्शन ऑफ R21 इज आल्सो सिमिलर। ओके, R12 मींस द डायरेक्शन फ्रॉम 1 to 2, R21 इज द डायरेक्शन फ्रॉम 2 to 1 और वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम 2 to 1। ठीक है, नाउ सी फोर्स एक्टिंग ऑन 1 by 2 is given by this formula। अब कल मींस लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो फॉर्मूला करवाया था उसमें हमने सिर्फ gm1 m2 by r² लिखा था फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर भी gm1 m2 by r² तो है, बट वो जो है उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, यहाँ पर हमें वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो डायरेक्शन भी लेनी पड़ेगी। तो फोर्स 12 फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट 1 ड्यू टू ऑब्जेक्ट 2, इसकी डायरेक्शन देखो आप कौन सी डायरेक्शन है? राइट साइड में। और राइट साइड में आप कौन सा वेक्टर ले सकते हो? वेक्टर r12। ठीक है, बट हमें सिर्फ डायरेक्शन लेनी है तो डायरेक्शन का सिंबल है r कैप। r कैप मींस यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मींस द वेक्टर हैविंग यूनिट वैल्यू और द वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और डायरेक्शन क्या होगी? जो वेक्टर r12 की डायरेक्शन है वो। ठीक है, सो रिमेंबर दैट r कैप इट शोज ओनली डायरेक्शन, इट हैज मैग्नीट्यूड 1 यूनिट। ठीक है, सो gm1 m2 by r² is the magnitude of the gravitational force and cap r12 is the direction of this force from 1 to 2। ठीक है, similarly force acting on second object by the first object is given by the same formula। This is force acting on first object due to second object
here force acting on second object due to first object is also gm1m2 by r square, but its direction is opposite to the force acting on the first body. फर्स्ट बॉडी है उसके ऊपर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सेकंड बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है, तो ये जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, r कैप टू 1, यस दिस, ओके। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं gm1m2 by r square magnitude as it is, and here from the figure it is clear that vector r12 is equal to vector r21 but direction is opposite. दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा, जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का वो इसका मैग्नीट्यूड होगा। सपोज ये डिस्टेंस 5 मीटर है तो r12 का मैग्नीट्यूड भी 5 मीटर होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा 5 मीटर, बट डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट है। सो हियर नेगेटिव साइन शोज दैट बोथ वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये वेक्टर के लिए जैसा हम रिलेशन लिख सकते हैं सेम रिलेशन हम यूनिट वेक्टर के लिए भी लिख सकते हैं। r कैप 12 इज इक्वल टू माइनस r कैप 21, ओके। तो यहाँ पर r कैप 12 है 21 है, उसके बदले मैंने क्या लिख दिया नेगेटिव r कैप 12। ऐसा करने का रीजन क्या है कि ये जो है gm1m2 by r square into कैप r12 वो क्या है वेक्टर f12 है, वेक्टर f12 and this is vector f2. That means both forces are equal in magnitude and opposite in direction. Means फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जितना ग्रेविटेशन फोर्स लगता है सेकंड का उतना ही ग्रेविटेशन फोर्स सेकंड ऑब्जेक्ट पर फर्स्ट का लगेगा, बट डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगी, ठीक है। जो एप्पल है उसके ऊपर अर्थ का जितना ग्रेविटेशन फोर्स लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सिमिलरली उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के ऊपर भी लगेगा टुवर्ड्स द एप्पल, टुवर्ड्स द ऑपोजिट। बट अर्थ का मास बहुत ज्यादा है तो ये फोर्स जो लगेगा एप्पल थ्रू ग्रेविटेशन फोर्स उससे अर्थ में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। और एप्पल है वो एकदम लाइट होता है उसमें बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो हम एप्पल की जो मोशन होती है डाउन साइड वो फील कर सकते हैं, ठीक है। अर्थ का एक्सेलरेशन नियरली 0 होगा। समझ में आ गया ये टॉपिक आपको? ओके, देख लो एक बार। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब आप सब लोग जानते हो कि कोई भी बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स लगता है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ना। आप लोगों ने ये फॉर्मूला स्टडी कर लिया है, F इज इक्वल टू m इंटू ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इससे क्या प्रूव होता है कि कोई भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मींस उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर में हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तब भी उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और ये जो एक्सेलरेशन है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, जिसका सिंबल है स्मॉल g। ये उसकी डेफिनेशन है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स is called gravitational acceleration। means gravitational force से जो acceleration produce हुआ उसको हम क्या बोलेंगे gravitational acceleration, ठीक है। अब हम उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। आपको एग्जाम में 2 मार्क में ये क्वेश्चन थियरी में पूछ सकते हैं, डिफाइन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड डिराइव इट्स फॉर्मूला। तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब देखो हम उसका डेरिवेशन कैसे करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास m, सपोज दिस इज अ बॉडी ऑफ मास m, ओके। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी ड्यू टू अर्थ इज गिवन बाय F is equal to gm1m2 by r square। ये फॉर्मूला मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में करवाया था, ठीक है। gm1m2 by r square।
यहाँ पर एक बॉडी ये है जिसका मास हमने क्या सपोज किया है m, और दूसरी बॉडी हमने क्या ली है अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास m ड्यू टू अर्थ इज गिवन बाय g m1 m2 by r square। m1 मींस मास ऑफ द अर्थ, जिसका सिंबल हम यूज करेंगे me। m2 इज द मास ऑफ दिस बॉडी, जो हमने यहाँ पर m सपोज किया है। और ये जो डिस्टेंस है वो आपको कहां से लेना है, तो सपोज करो कि ये अर्थ की सरफेस है, ठीक है, तो अर्थ का जो सेंटर है वहां से आपको डिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है। सपोज यहां पर हमने बॉडी रखी है, तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, इट इज r, ओके। So gm1 m2 by r square, m1 is me, mass of the earth, m2 is mass of this object, r is the distance of this object from the center of the earth. Now we can use force is equal to mass into acceleration, ठीक है। बट यहाँ पर जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स हम ले रहे हैं, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हम ये लेते हैं तो उससे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको हम g लिखेंगे, ठीक है, स्मॉल g, बिकॉज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स mg also. So we can use here F is equal to mg, and this term as it is gmem by r square, okay. Now mm cancel from both sides, so finally we have the formula of gravitational acceleration of this object is gme by r square, ठीक है। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन मिलता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, उसका फॉर्मूला क्या है, gme by r square। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर हम सरफेस पर बॉडी रख देते हैं, ठीक है, तो डिस्टेंस सेंटर टू सरफेस क्या होगा, रेडियस। रेडियस जितना डिस्टेंस होगा ना, you know that the distance between center and surface is called radius. So for the surface of the earth we can use r square as r square, okay. So on the surface of the earth it is given by ge is equal to gme by r square। r square को हमने r square से रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि बॉडी कहां पर है, सरफेस पर, तो सरफेस का डिस्टेंस कितना होगा, r, okay। Now remember gme by r square is the formula of gravitational acceleration at distance r from the center of the earth, and ge is the symbol of gravitational acceleration on the surface of the earth, and its formula is gme by r square, clear। अब देखो ये जो फॉर्मूला है या फिर ये फॉर्मूला, इसमें बॉडी का जो मास है वो इसमें नहीं है, वो यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो उसका मीनिंग ये हुआ कि कोई भी बॉडी का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है वो उसके मास के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। कोई भी हम एक हेवी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, दूसरी एक लाइट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, दोनों को हम फोल्ड करते हैं तो दोनों एक साथ ही नीचे गिरेगी, मींस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ ऑल द बॉडीज इज सेम। In other words, it does not depend on its mass. Clear? Gravitational acceleration है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं है। और ये जो फॉर्मूला है उसमें तीनों वैल्यू हमारे पास है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कैपिटल जी की वैल्यू बताई थी 6.67 into 10 power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। Me is the mass of the earth, it is 6 into 10 power 24 kilogram, and Re is the radius of the earth, it is 6.4 into 10 power 6 meter और 6400 किलोमीटर। तो ये तीनों वैल्यू आप यहाँ पर रख दोगे तो आपको ये जो सरफेस पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है GE, उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 9.8 मिलेगी। क्या मिलेगी वैल्यू आपको इसकी, 9.8। एंड यू नो द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अर्थ की सरफेस के ऊपर कोई भी बॉडी, आइदर उसका मास कम होगा या फिर उसका मास ज्यादा होगा,
सभी बॉडी का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सरफेस के ऊपर कांस्टेंट रहेगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। बट रिमेंबर दिस इज नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट। अगर हम मून की सरफेस के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हम मून का मास रख देंगे, यहाँ पर मून की रेडियस रख देंगे, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल g is constant on the surface of the earth, but it is not universal constant, while capital G is universal constant. Clear? तो अगर आपको 2 मार्क में क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको इतना नोट करके लिख देना है, ठीक है।